तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भूगोल क्लास 11 की, जो हम कर रहे थे पार्ट नंबर 3, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो इसके हम आज महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं जो आपके 3 अंक में आ सकते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके सीबीएसई बोर्ड को देखते हुए। और चलिए शुरू करते हैं। भूगर्भ की जानकारी में तापमान एवं दबाव किस तरह सहायक है, स्पष्ट करें। पृथ्वी के आंतरिक भाग में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान एवं दबाव में वृद्धि हो जाती है, साथ ही पदार्थ का घनत्व भी बढ़ जाता है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि भूगर्भ की जानकारी में तापमान एवं दबाव किस तरह सहायक है। तो जैसे जैसे हम पृथ्वी के नीचे जाते रहते हैं, किसी भी पदार्थ का वह घनत्व उसका बढ़ता जाता है। वैज्ञानिकों ने विभिन्न गहराइयों पर पदार्थों के तापमान में भिन्नता भिन्नता दबाव एवं घनत्व के अंतरों की गणना की तथा भूगर्भ के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की हैं। तो जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने विभिन्न गहराइयों में जाकर, उन्होंने पृथ्वी के गहराई में जाकर और पदार्थों के तापमान में भिन्नता दबाव एवं घनत्व के अंतरों की गणना की है। क्वेश्चन है, चित्र के द्वारा भूकंप के उद्गम केंद्र व अधिकेंद्र को दर्शाएं तथा उनमें अंतर स्पष्ट करें। उत्तर, उद्गम केंद्र। उद्गम केंद्र यानी जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो जहाँ से ऊर्जा निकलती है उसे उद्गम केंद्र कहते हैं। और जो इसके 90 डिग्री का एंगल बनाती है तो उसे कहते हैं अधिकेंद्र। जो यहाँ पे ये हमारी भूपर पट्टी है जिसे हम पृथ्वी कहते हैं, तो इसके 90 डिग्री के समकोण आने पर ये जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है तो उसे कहते हैं अधिकेंद्र। और यहाँ पे इसके हम डेफिनेशन देख लेते हैं। अधिक उद्गम केंद्र है वह स्थान जहाँ से ऊर्जा निकलती है और भूकंपीय तरंगें सभी दिशाओं में गतिमान होती हैं। अधिकेंद्र, भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम के लंबवत यानी उसके 90 डिग्री पर होता है, अधिकेंद्र कहलाता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना कितने परतों में बटी है? प्रत्येक परत की विशेषताएं संक्षेप में बताइए। उत्तर, पृथ्वी की आंतरिक संरचना मुख्यतः 3 परतों में विभाजित है। भूपरपट्टी यह पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है, यह धरातल से 30 किलोमीटर की गहराई तक पाई जाती है। इस परत की चट्टानों का घनत्व 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। तो जो पृथ्वी के सबसे ऊपर वाली भाग होती है भूपर पट्टी, तो ये पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग होता है, जिस भाग पर हम रहते हैं सबसे ऊपर वाले में। यह धरातल से 30 किलोमीटर ये धरातल से 30 किलोमीटर की नीचे गहराई तक पाई जाती है। और जो इसका चट्टानों का घनत्व होता है 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। मेंटल, भूपरपट्टी के नीचे के भाग का मेंटल कहलाता है। जो भूपरपट्टी के जो उसके 30 किलोमीटर के बाद जो उसके नीचे का जो भूपरपट्टी होती है तो उसे कहते हैं मेंटल। यह भाग भूपरपट्टी के नीचे से आरंभ होकर 2900 किलोमीटर गहराई तक है। भूपरपट्टी एवं मेंटल का ऊपरी भाग मिलकर स्थल मंडल बनाता है। मेंटल का निचला भाग ठोस अवस्था में है, इसका घनत्व 34 प्रति घन सेंटीमीटर है। और जो तीसरा है इसका क्रोड। मेंटल के नीचे क्रोड, जिसे हम आंतरिक व बाहरी क्रोड 2 हिस्सों में बांटते हैं। बाहरी क्रोड तरल अवस्था में है जबकि आंतरिक क्रोड ठोस है। इसका घनत्व लगभग 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। क्रोड निकल व लोहे जैसे भारी पदार्थों से बना है, यानी जो क्रोड है वो निकल और लोहे उसमें ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए वह उसी से बना हुआ है। अब चौथा है बैथोलिथ व लेखोलिथ में क्या अंतर है। तो चलिए देखते हैं। बैथोलिथ, भूपरपट्टी में मैग्मा का गुंबदाकार ठंडा हुआ पिंड जो कई किलोमीटर की गहराई में विशाल क्षेत्र में फैला होता है। तो देखिए, जब हम यहाँ पे एक भूकंप यानी जब एक ज्वालामुखी फटता है तो उसमें से कई सारे ज्वालामुखी निकलते हैं, लावा निकलते हैं जो यहाँ पे जाके फैल जाते हैं इस तरह। तो वो एक भूपरपट्टी का निर्माण करते हैं और यही फैले हुए चीज़ को गुंबदाकार में कहते हैं बैथोलिथ। अब लेखोलिथ बहुत अधिक गहराई में पाए जाने वाले मैग्मा के विस्तृत गुंबदाकार पिंड है जिनका तल समतल होता है और एक नली जिससे मैग्मा ऊपर आता है, मैग्मा स्रोत से जुड़ी होती है। इन दोनों भू आकृतियों में मुख्य अंतर इसकी गहराई होती है। तो जो पृथ्वी के नीचे ऐसी ऐसी एक चट्टानें होती है, तो यहीं से जिस रास्ते से मैग्मा बाहर आता है तो उसी को कहते हैं लेखोलिथ। इन दोनों के बीच से मैग्मा बाहर आता है, तो इन दोनों के बीच को जो दूरी को कहते हैं उसे कहते हैं लेखोलिथ। ज्वालामुखी द्वारा निर्मित निम्नलिखित आकृतियों के निर्माण की प्रक्रिया बताइए।
काल्डेरा सिंडर शंकु। काल्डेरा ज्वालामुखी जब बहुत अधिक विस्फोटक होते हैं तो वे ऊंचा ढांचा बनाने के बजाय उभरे हुए भाग को विस्फोट से उड़ा देते हैं और वहां एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है जिसे काल्डेरा बड़ी कहाड़ी कहते हैं। तो जब ज्वालामुखी बहुत अधिक विस्फोटक होते हैं तो वे फैलने के बजाय जो उनका ऊपरी भाग होता है वे उन्हें ही उड़ा देते हैं, जिसकी वजह से एक बहुत ज़्यादा बड़ा गड्ढा बन जाता है। तो जो दूसरा है सिंडर शंकु। जब ज्वालामुखी की प्रवृत्ति कम विस्फोटक होती है तो निकास नालिका से लावा फवारे की तरह निकलता है और निकास के पास एक शंकु के रूप में जमा हो जाता है जिसे सिंडर शंकु कहते हैं। तो मान लीजिए कि ये एक ज्वालामुखी है और यहाँ से ज्वालामुखी निकल रहा है धीरे धीरे, तो ये इसके आसपास जाकर जमा हो जाएगा। जो इसके आसपास जाकर जमा होता है तो उसे ही कहते हैं सिंडर शंकु। और जो इसका छठा क्वेश्चन है वो है ज्वालामुखी द्वारा निर्मित अंतर्वेदी आकृतियों में निम्नलिखित आकृतियों की विशेषताएं बताइए। सिल सीट डाइक। सिल व सीट भूगर्भ में लावा जब क्षैतिज तल में चादर के रूप में ठंडा होता है, यह परत काफ़ी मोटी होती है और इसे सिल कहते हैं। यानी जब लावा आते आते ही ठंडा हो जाता है तो वहीं पे जाकर जम जाता है तो उसी को कहते हैं हम सिल कहते हैं। यह परत जब पतली होती है तो इसे सीट कहते हैं और जब यह परत पतली होती है तो इसे सीट कहते हैं और जब वह परत मोटी होती है तो उसे सिल कहते हैं। डाइक लावा का प्रवाह भूगर्भ में कभी कभी किसी दरार में ही ठंडा होकर जम जाता है या दरार धरातल में के समकोण पर होती है। इस दीवार की भांति खड़ी संरचना को डाइक कहते हैं। पृथ्वी में कंपन क्यों होता है? भूपृष्ठ में पड़ी भ्रंश के दोनों तरफ शैलें विपरीत दिशा में गतिमान करती हैं। यानी जो पृथ्वी के नीचे जो ये मान लीजिए ये प्लेटें हैं और अगर ये विपरीत दिशा में यानी ये इधर की तरफ जाए और ये इधर की तरफ जाए तो इसी के में भ्रंश पैदा हो जाता है। जहाँ ऊपर के शैलखंड दबाव डालते हैं उनके आपस का घर्षण उन्हें परस्पर बांधे रखते हैं। फिर भी अलग होने की प्रवृत्ति के कारण एक समय पर घर्षण का प्रभाव कम हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप शैलखंड विकृत होकर अचानक एक दूसरे के विपरीत दिशा में सरक जाते हैं। इससे ऊर्जा निकलती है और ऊर्जा तरंगें सभी दिशाओं में गतिमान होती हैं। इससे पृथ्वी में कंपन हो जाता है। यानी जब दोनों प्लेटें वो अलग हो जाती हैं तो उससे निकलने वाली ऊर्जा होती है वो पूरे चारों दिशाओं में फैल जाती है और उसी वजह से पृथ्वी में कंपन होता है। निम्नलिखित के लिए एक पारिभाषिक शब्द दीजिए। यानी यहाँ पर दे रखा है आंतरिक धात्विक क्रोड गुरुमंडल, सियाल सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, थर्ड है मेंटल, चौथा है पी तरंगे या प्राथमिक तरंगे सीमा सिलिकेट प्लस मैग्नीशियम। तो पहला है हमारा आंतरिक धात्विक क्रोड गुरुमंडल, भूगर्भ का वह हिस्सा जो अत्यधिक तापमान के बावजूद ठोस की तरह आचरण करता है। और जो इसका सेकंड है सियाल सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, महाद्वीपों के नीचे की परत की रासायनिक बनावट। तीसरा है मेंटल, भूगर्भ का वह हिस्सा जो मिश्रित धातुओं और सिलिकेट से बना है। चौथा है पी तरंगे या प्राथमिक तरंगे, वे भूकंपीय तरंगे जो पृथ्वी के धात्विक क्रोड से गुजर सकती हैं। और जो पांचवा है सीमा सिलिकेट प्लस मैग्नीशियम, महासागरों नीचे की परत की रासायनिक बनावट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस और लाते रहें।